Dear students, you are welcome in my YouTube channel Study Zone by ZD sir. In last class we have discussed about the vector formulations. लास्ट क्लास में अपन ने सदिश के बारे में पढ़ा था। सदिश को किस प्रकार व्यक्त करते हैं, कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों के आधार पर किस तरीके के सवाल आपके पास बनते हैं। यहाँ पर अपन बात करेंगे सदिशों के एडिशन की, सदिशों का योग या फिर वेक्टर एडिशन कैसे होगा। तो जब भी अपन वेक्टर एडिशन की बात करेंगे तो पर्टिकुलरली वी आर हैविंग द 3 टाइप्स ऑफ द रूल्स। आपके पास 3 नियम है जो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे ट्रायंगल रूल की, त्रिभुज नियम। उसके बाद अपन बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ की, उसके बाद अपन बात करेंगे पॉलीगॉन, चतुर्भुज नियम, और बहुभुज नियम। तीनों को समझते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रायंगल लॉ की, त्रिभुज नियम की। इसका मतलब ये आपके पास जब भी आपके पास एक से ज्यादा मतलब 2 या 2 से अधिक सदिश होंगे और वो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो कि पहले सदिश का प्रारंभिक बिंदु, पहले सदिश का अंतिम बिंदु, दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु दोनों एक साथ मिले हो, या फिर अपन कह सकते हैं कि यदि कोई भी दिए गए 2 सदिश त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए जा सकते हैं तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा तथा विपरीत क्रम में वो उन दोनों के योगफल के बराबर होगी। इट मीन्स इफ we are considering a triangle ABC and the given vector A vector is to be represented by AB, B vector is to be represented by BC, and then the resultant AC is to be equal to C vector equal to A vector plus a B vector। ये आपके पास क्या है, सदिशों का त्रिभुज नियम। इसका मतलब जब आपके पास कोई भी 2 सदिश इस प्रकार से हो कि जहां पर प्रथम सदिश खत्म हो रहा है वहां पे दूसरा स्टार्ट हो रहा है, इसको अपन टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं, और इसको इसका टेल और हेड। इसका मतलब जब टेल और हेड आपके पास जुड़ेंगे, जब अपन फिजिक्स में इन चीजों को पढ़ेंगे तब और डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली एंगल कैसे क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे त्रिभुज नियम में अपन को इतना ही ध्यान रखना है कि जब कोई भी 2 सदिश त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों के योगफल के बराबर होती है। तो यहाँ से त्रिभुज नियम के अनुसार आपके पास C सदिश बराबर A सदिश प्लस B सदिश होगा। अब अपन इसी त्रिभुज नियम को किससे जोड़ते हैं, पॉलीगॉन पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ते हैं। चतुर्भुज नियम आपके पास से किस तरीके से बनेगा। अपन कह सकते हैं कि चतुर्भुज नियम क्या होगा आपके पास, कहीं ना कहीं सदिश नियम का ही एक प्रावर्धित रूप है, जहां पर अपन क्या कर रहे हैं, यदि आपके पास कुछ इस तरीके से सदिश 2 क्रमागत सदिश इस प्रकार हो तथा इसको यदि अपन समांतर चतुर्भुज के रूप में व्यक्त करें तो ये दोनों सदिश आपके पास क्या होंगे, समान होंगे, तथा इस भुजा को इस प्रकार व्यक्त करें कि A सदिश और इट इज आल्सो टू बी A वेक्टर ABCD। इसीलिए अपन इसको समांतर चतुर्भुज नियम भी बोला जाता है। समांतर चतुर्भुज की विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये सदिश A होगा तो ये भी A होगा, ये सदिश B होगा तो ये वाला सदिश भी B होगा। यदि अपन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की बात करें तो जैसे ही मैं इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण खींचता हूं, इसने अपने आप में क्या बना दिया, इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभक्त कर दिया। अब यदि अपन एक बार इस चतुर्भुज को भूल जाएं, यहाँ पर त्रिभुज नियम लगाएं, तो त्रिभुज नियम में जब आपके पास 2 सदिश किन्हीं भी 2 क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उन दोनों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब यहां से इसका जो फॉर्मुलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, A वेक्टर प्लस A B वेक्टर। सिमिलरली अपने पास यही पॉसिबिलिटीज यदि अपन सेकंड ट्रायंगल को देखें, ये B है, ये A है, अपने पास अपन कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ADCA। तो जब अपन ADC त्रिभुज की बात करेंगे
तो ये आपके पास किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के बराबर होगा। तो यहां से कहीं ना कहीं आगे जब अपन गुणधर्मों में पढ़ेंगे ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, क्रम विनिमयता की जब बात करेंगे वो भी यहीं से प्रूव होगी। बट यहाँ पे एग्जैक्टली आपके पास समांतर चतुर्भुज नियम और द पैरेललोग्राम लॉ क्या कह रहा है कि जब भी आपके पास कोई भी दिए गए दो सदिश समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया जाए तो उस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उन दोनों क्रमागत भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। बट यदि अपन दूसरे विकर्ण की बात करें तो दूसरा विकर्ण कुछ इस प्रकार बनेगा, और इस फॉर्मुलेशंस में आपको देखना होगा कि ये दोनों कहीं ना कहीं आपके पास एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहे हैं, तो दोनों कहीं ना कहीं अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो अब आपके पास यदि आप इस विकर्ण को ज्ञात करना चाहो तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि अपन ने माना कि इस ये वाला सदिश कितना था, सी सदिश अपन ने माना, तो इसकी दिशा अपन ने ये वाली मानी, तो ये दोनों विपरीत क्रम में ए के बराबर होंगे। इसका मतलब ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, और अपन को कैलकुलेट क्या करना था, सी वेक्टर तो कितना आएगा, ए वेक्टर माइनस ए बी वेक्टर। इसका मतलब समांतर चतुर्भुज नियम से अपन एक विकर्ण तो सदिश के योग नियम को बताएगा और दूसरा विकर्ण किसको बताएगा, सदिशों के व्यवकलन को बताएगा, द सबट्रैक्शंस ऑफ द वेक्टर। इसी चीज को अपन और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, बी वेक्टर का माइनस होने का मतलब इसकी दिशा आपने क्या कर दी, विपरीत कर दी। अब आप बी और डी सदिश डी बिंदु यहाँ पर आएगा, आप इन दोनों को ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वही फॉर्मुलेशंस आपके पास जो सी सदिश आएगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ए सदिश माइनस बी सदिश के रूप में बनेगा। तो ये था आपके पास सदिश योग का त्रिभुज नियम, चतुर्भुज नियम। अब अपन बात करते हैं पॉलीगन या बहुभुज नियम। तो जब भी अपन पॉलीगन या बहुभुज नियम की बात करेंगे तो ये फॉर्मुलेशंस आपके पास कैसे बनेगी, मतलब जहां पर आपके पास भुजाओं की संख्या क्या होगी, काफी अधिक होगी। किस प्रकार से होगी, देखिए अपन कोई भी एक इस प्रकार का डायग्राम कंसिडर करते हैं जिसमें आपके पास 5 भुजाएं हो, जिसको अपन पंचभुज के रूप में भी बोल सकते हैं। It means here the polygons is to be considered with the sides are to be equal to 5. 5 side polygon की अपन बात कर रहे हैं। Then 5 side polygon suppose अपन ने consider किया, it is to be the vector a to b. Next अपन ने लिया ये आपके पास सदिश b है, नेक्स्ट आपने लिया ये आपके पास सदिश c है। अब अपन इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार से अपन ने इसको जोड़ दिया। अब आपसे कहीं ना कहीं सारे सदिश आपको दे रखे हैं ए बी सी डी, मैंने इस सदिश को नाम दे दिया, ये आपके पास डी सदिश है, ये सी सदिश था, ये आपके पास ई सदिश है, और इस सदिश को अपन बोल देते हैं एफ सदिश। तो अब आपको पास भुजाओं के रूप में विकर्ण के रूप से आपसे ये विकर्ण पूछा जा सकता है कितना होगा। यदि अपन पूरे डायग्राम्स को एक बार भूल जाएं तो ये किसको बता रहा है, त्रिभुज को बता रहा है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं त्रिभुज नियम लगेगा। और यहाँ पर जो सदिश आपके पास बनेगा एफ तक अपने व्यक्त कर रखा है, तो जी को मैं क्या लिखूंगा, ए सदिश प्लस ए बी सदिश के रूप में। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट विकर्ण की बात करें तो ये वाला विकर्ण होगा। इस विकर्ण के लिए वापस से आप एक बार ए और बी को भूल जाइए, ये वाली अपने आप में एक सदिश त्रिभुज की एक भुजा है, ये वाली एक त्रिभुज की भुजा है, दो क्रमागत भुजाएं एक त्रिभुज का निर्माण कर रही हैं, तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इस दिशा में, इसका मतलब ई वेक्टर किसके बराबर होगा, आपके पास एच वेक्टर अपन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं किसके इक्वल होगा, जी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। और आपको पता है जी वेक्टर किसके इक्वल है, ये आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब एच वेक्टर सदिश का मान कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी। इसी प्रकार अपन इसको और आगे बढ़ाए तो ये वाला विकर्ण बनेगा। इसके लिए अपन पहले अपन ने ये त्रिभुज लिया था, सेकंड वाला अपन ने ये वाला त्रिभुज लिया था एडीसी। अब अपन त्रिभुज एईडी की बात करेंगे, थर्ड त्रिभुज। तो यहां से आपके पास ये जो बनेगा ये फॉर्मुलेट होके क्या बनेगा, इसको मैं आई वेक्टर से बोल देता हूं, ये किसके इक्वल आएगा, एच वेक्टर प्लस डी वेक्टर। और एच की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की है, तो क्या फॉर्मुलेशन मिल गई, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब आपके पास आई वेक्टर ये फॉर्मुलेट हो गया। अब आप चाहें तो आई वेक्टर को इस रूप में भी व्यक्त कर सकते थे। यही फॉर्मुलेशंस को यदि अपन आगे इस फोर्थ त्रिभुज की बात करें तो ये दोनों क्रमागत है, इसका मतलब इस दिशा में विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब आई के बराबर।
तो यहाँ से माइनस आई किसके बराबर हो जाएगा, ये आई की जो फॉर्मुलेशंस थी, क्योंकि अपन ने आई की दिशा ये मानी थी, ये किसके बराबर हो गया, ई सदिश प्लस एफ सदिश के बराबर हो गया। आई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश बराबर आपने क्या किया, माइनस ई सदिश माइनस एफ सदिश की फॉर्म में कर दिया। माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया, जब अपन पक्षांतरण करेंगे तो आपके पास फॉर्मुलेट होके क्या मिलेगा, ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश प्लस डी सदिश प्लस ई सदिश प्लस एफ सदिश किसके बराबर आ गया, 0। तो यहाँ से एक नई चीज और निकल के आती है कि यदि आपके पास कितने भी सदिश दे रखे हों जिनका प्रारंभिक बिंदु, जिनके अपन बात कर रहे हैं किसकी, प्रारंभिक बिंदु की और फिर अंतिम बिंदु की, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स जहां पर सेम होते हैं वहां पर हमेशा सदिशों का जो योग होगा वो कितना होगा, 0 होगा। तो यदि आपसे पूरे सदिशों का a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ पूछा जाए तो डायरेक्टली किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। तो ये रहे आपके पास सदिशों के योग के नियम। तो सदिशों के योग के अपन तीनों प्रकार के नियमों की अपन ने स्टडी कर ली। अब अपन आगे चलते हैं, सदिश योग के कुछ गुणधर्म की बात करेंगे। जब अपन गुणधर्म की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशंस की बात करेंगे, तो आपके पास प्रॉपर्टीज में वही चारों प्रॉपर्टीज जो अपन किससे फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। तो वही सारी चीजें अपन यहाँ पर भी ज्ञात करेंगे। अब ये सारी चीजें अपन यहाँ पर किस रूप में ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। इसका मतलब पहले अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी। जब अपन इनके प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला गुणधर्म आपके पास प्रॉपर्टीज कौन सी बनेगी, एसोसिएटिविटी। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी बनेगी, कम्यूटेटिविटी। थर्ड आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, आइडेंटिटी। एंड फोर्थ कौन सी बनेगी, एडिटिव इनवर्स। बात अपन यदि एसोसिएटिव, कम्यूटेटिविटी हिंदी में इनको देखें तो आपके पास क्रम विनिमयता, सहचर्यता। तो सबसे पहले बात अपन किसकी बात कर रहे हैं, सहचर्यता की बात कर रहे हैं। क्रम विनिमयता, आइडेंटिटी का मतलब आपके पास क्या फॉर्मुलेशंस बनेगी, जब अपन आइडेंटिटी को बोलते हैं तत्समकता, और आपके पास योज्य प्रतिलोम। सबसे पहले देखिए अपन बात करते हैं सहचर्यता की। तो अपन पहले भी देख चुके हैं एसोसिएटिविटी, सहचर्यता जब आपके पास एक से ज्यादा सदिश हो, a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब पहले आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, सदिश a प्लस बी का योग कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आप c के साथ योग कर रहे हैं। इसी को मैं कुछ इस रूप में भी लिख सकता हूं, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। इसका मतलब यहाँ पर पहले आप किसको सॉल्व कर रहे हैं, b प्लस c, और फिर उसके रिजल्टेंट को a से इक्वल कर रहे हैं। तो ये फॉर्मुलेशंस को समझने के लिए अपन इस चीज को किस फॉर्म में समझ सकते हैं, यदि अपन कुछ इस प्रकार की बात करें कि आपके पास ABCD की कुछ इस प्रकार की फॉर्मुलेशंस अपन ने ले लें, ये आपके पास a वेक्टर है, ये आपके पास b वेक्टर है, तो आपके पास c वेक्टर कुछ इस फॉर्मुलेशंस में बनेगा, c वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यही फॉर्मुलेशंस बनेगी। और यदि अपन यहाँ से क्रम विनिमयता की बात करें तो फॉर्मुलेशन कितनी बनेगी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब a सदिश प्लस b सदिश किसके बराबर होना चाहिए, b सदिश और a सदिश। तो जब अपन ने समांतर चतुर्भुज नियम पढ़ा था तब अपन इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, ये सदिश b होगा, ये सदिश a होगा, तो c का दूसरा मान किसके बराबर होगा। जब अपन पहले त्रिभुज की बात करेंगे तो a प्लस बी, और दूसरे की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा। बट अब अपन यहाँ पर किसकी बात करना चाह रहे हैं, किसी तीसरे सदिश की बात करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आपने a प्लस बी कर लिया, अब अपन कोई तीसरा सदिश यदि इस प्रकार से व्यक्त कर दें, ये सदिश a है, ये सदिश आपके पास b है,
और फिर आपने इस तरीके से तीसरा सदिश कनेक्ट कर रखा है, तो ये जो फॉर्मुलेशन बनेगी सी सदिश इक्वल टू ए प्लस बी की फॉर्मुलेशन में, सॉरी इसको अपन सी ले लेते हैं, या फिर डी सदिश किसके इक्वल में आया, ए प्लस बी की फॉर्मुलेशन में आया, तो पहले आपने ए प्लस बी किया और फिर आप उसको किसके साथ कर रहे हो, सी के साथ प्लस कर रहे हो। ये सी सदिश है, तो ये आपका जो रिजल्टेंट बनेगा ई वेक्टर वो किसके बराबर होगा, डी वेक्टर डी सदिश प्लस सी सदिश के बराबर होगा, और इसकी दिशा इसके विपरीत क्रम में होगी। इस प्रकार जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ई इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी है, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, तो आपके पास कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशंस वही बनी। अब यदि अपन इसी के इस ट्रायंगल की बात कर लें, तो ये वाला जो त्रिभुज बन रहा है इसमें ये ट्रायंगल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला ट्रायंगल रिप्रेजेंट करेगा बी सदिश प्लस ए सी सदिश को। और अब आप कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं, अपन इस वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। यदि अपन नॉमिनेट करें ए बी सी डी, तो अपन बात कर रहे हैं ए बी डी त्रिभुज की। तो जब अपन त्रिभुज ए बी डी में लेंगे तो त्रिभुज ए बी डी में किस फॉर्मेट में आपको ये मिलेगा, ये वाली भुजा जो थी वो आपके पास किसके इक्वल थी, बी प्लस सी, तो बी प्लस सी, ये फॉर्मुलेशन आ गई किसके इक्वल होगा, इट इज ए प्लस बी प्लस सी के इक्वल होगा, और ये ओवरऑल आपके पास किसके इक्वल मिलेगा, ई के इक्वल मिलेगा। तो यहाँ से देखिए दोनों ही आपके पास बराबर है, इसका मतलब सदिश योग जो है वो आपके पास कैसा होता है, इट इज टू बी द एसोसिएटिव एंड द कम्यूटेटिव। ये सहचर्य नियम का पालन भी करता है और आपके पास क्रम विनिमय नियम का पालन भी करता है। बस आपको प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखना है, या फिर कई बार कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें आपको वेक्टर गिवन होंगे और वहां पे आपको इस तरीके की फॉर्मुलेशंस को सॉल्व करवाया जा सकता है। अब अपन बात करते हैं थर्ड, आइडेंटिटी तत्समकता की बात करते हैं। तो यदि आप आइडेंटिटी या तत्समकता की बात करते हैं तो आपके पास फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, अपन ने पहले भी पढ़ा, आइडेंटिटी तत्समकता क्या होगी, वो कौन सा सदिश है जिसको अपन किसी भी सदिश में जोड़ें तो उसके मान पे कोई फर्क नहीं पड़े। इसका मतलब अपन ने शुरू में पढ़ा था शून्य सदिश, यदि मैं ए सदिश प्लस शून्य सदिश के फॉर्मेट में लिखता हूँ तो ये मेरे पास क्या मिलेगा, ए सदिश ही मिलेगा। तो आपके पास किसी भी सदिश के लिए जो आपके पास आइडेंटिटी जो फॉर्मुलेट बनेगी वो क्या बनेगी, उसकी आइडेंटिटी या तत्समकता जो बनेगी वो किसके साथ बनेगी, जीरो के साथ बनेगी। या फिर कहा जा सकता है कि किसी भी सदिश का तत्समक सदिश कौन सा होगा, जीरो सदिश होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनवर्स योज्य प्रतिलोम की। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या कहती है कि किसी भी सदिश में कौन सी क्वांटिटी जोड़ी जाए कि उसका मान किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर हो जाए या शून्य सदिश के बराबर हो जाए। तो फॉर एन एग्जांपल अपन ने मान लिया कि योज्य प्रतिलोम अक्ष है, आप वेक्टर के फॉर्म में मान रहे हैं तो अपन ने एक सदिश माना। अब यदि अपन पक्षांतरण करेंगे तो अक्ष सदिश कितना मिलेगा, जीरो सदिश माइनस ए सदिश, और जीरो सदिश का कोई आपके पास परिमाण जीरो होता है, दैट्स व्हाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ए सदिश। तो यहाँ पर आपके पास योज्य प्रतिलोम कितना मिल गया, माइनस ए सदिश। यदि अपन इस चीज को प्रूव करना चाहें तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस ए सदिश किसके बराबर होगा, जीरो सदिश। इसका मतलब ए सदिश माइनस ए सदिश किसके बराबर हो गया, जीरो सदिश। तो ये रहे आपके पास गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ द एडिटिविटी, कि जो भी आपके पास एडिशंस ऑफ वेक्टर करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी थी, उनके वेक्टर के आपके पास, उनके एडिशंस के आपके पास लॉज कौन कौन से थे। फॉर्मुलेशंस वैसे ही बनेंगी। अब अपन बात करते हैं सदिशों के व्यवकलन की, सदिशों के सब्ट्रैक्शन की, कि सदिश आपस में किस तरीके से सब्ट्रैक्टेड होंगे। पहले भी इस चीज के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि ऋणात्मक सदिश कैसे बनाएंगे। ऋणात्मक सदिश बनाने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, एक सदिश की दिशा को विपरीत कर देना है। सपोज यदि आपको कोई भी ए सदिश इस प्रकार से गिवन है कि ये ए सदिश है आपके पास, जिसको मैंने ए बी पॉइंट से व्यक्त किया है, तो इसकी परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में आ जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, ये जो ए सदिश क्या हो जाएगा, इट इज टू बी द माइनस ए वेक्टर। हाँ, पॉइंट्स आपको जरूर ध्यान रखना है, ए बी पॉइंट्स को आप चेंज कर दें तो फॉर्मुलेट होके वही रहेगा। अपन यहाँ पर यदि सदिशों के व्यवकलन को समझना चाहें तो अपन इसको भी योग से ही समझ सकते हैं कि आपने लिखा ए सदिश प्लस बी सदिश। यदि मैं इसको कुछ इस रूप में लिखूं, ए सदिश माइनस बी सदिश, इसको मैं कुछ इस रूप में लिखूं ए सदिश प्लस ऑफ माइनस बी सदिश, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपके पास माइनस बी का मतलब क्या है, बी सदिश का विपरीत सदिश। जैसे कि यदि अपन ने त्रिभुज नियम में देखा था, ये आपके पास ए सदिश था, ये आपके पास बी सदिश था, तो फॉर्मुलेशंस ए बी सदिश यही बनता था। माइनस बी का मतलब अपन इस बी को पीछे की तरफ
बढ़ा दिया। ये सदिश कौन सा होगा? माइनस बी सदिश। तो अब विपरीत क्रम में ये जो होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए माइनस ए बी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये रहा आपके पास सदिशों का व्यवकलन। अब यदि अपन को गणितीय रूप से क्वेश्चंस के रूप में सदिशों का व्यवकलन करना हो या फिर योगफल करना हो तो अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? अपन एक दो एग्जांपल लेते हैं, उनसे अपन इनको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आपको कोई भी गिवन सदिश, जैसे मैंने माना कि ए सदिश आपको गिवन है a1x प्लस आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, और दूसरा बी सदिश आपको गिवन है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस c2 के कैप। इसी प्रकार से अपन थर्ड सदिश भी मान लेते हैं a3 आई कैप प्लस b3 जे कैप प्लस c3 के कैप। आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है, या तो आपको कोई डायग्राम बनाकर दे देगा जिसमें ए और बी को व्यक्त कर देगा, सी के रूप में पूछ लेगा, या फिर आपको पूछ सकता है, पहला क्या फॉर्मेट पूछ सकता है, ए प्लस बी कितना होगा। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि प्रूव कीजिए ए प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर के इक्वल होगा। या फिर जो अपन ने इनका क्रम विनिमयता नियम, इट इज टू बी दैट, जो आपके पास फॉर्मुलेशंस पूछी जाती है कि ये कम्यूटेटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। थर्ड आपसे पूछ सकता है कि ए प्लस बी प्लस ए सी फाइंड आउट कीजिए, फिर ये आपके पास एसोसिएटिव प्रूव करवा सकता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी प्लस ए सी की। फॉर्मुलेशन सारी आपके पास उसी फॉर्मेट्स में बनेंगी जैसा आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो देखिए, जब अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएंगे फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, पहले अपन बात करते हैं ए प्लस बी की। तो जब भी इस तरीके की फॉर्मुलेशंस होगी तो ए प्लस बी वेक्टर किसके इक्वल होगा? पहले भी कह चुका हूं, आई को आई के साथ ऐड करना है, जे को जे के साथ, के को के साथ, क्योंकि आपके पास जो रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं, आई किसको बता रहा है एक्स डायरेक्शन में कितना चल रहा है, वाई किसको बता रहा है, जे किसको बता रहा है वाई डायरेक्शन में, और के किसको बता रहा है जेड डायरेक्शन में। तो यदि अपन किन्हीं भी दो सदिशों का टोटल ओवरऑल रिजल्टेंट की बात करेंगे तो एक्स वालों को एक साथ लेंगे, वाई वालों को एक साथ और जेड वालों को एक साथ। तो फॉर्मुलेशंस क्या बनेगी, a1 प्लस a2 आई कैप प्लस b1 प्लस b2 जे कैप प्लस c1 प्लस c2 के कैप। फॉर्मुलेट होके यही फॉर्मुलेशंस बनेंगी। यदि मैं बात करूं a प्लस बी प्लस सी की, तो यहाँ पे आपके पास है आई का जो कोफिशिएंट है c वो और ऐड हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 इंटू आई कैप प्लस b1 प्लस b2 प्लस b3 जे कैप प्लस c1 प्लस c2 प्लस c3 के कैप। अब अपन यदि आपके पास एडिटिविटी की बात की जाए, b प्लस a की बात करेंगे तो फॉर्मुलेशंस कितना होगा, b वेक्टर प्लस a वेक्टर। पहले b वाला कंपोनेंट आ जाएगा, इसका मतलब a2 प्लस a1 आई कैप b2 प्लस b1 जे कैप c2 प्लस c1 के कैप। और ये जब आप संख्यात्मक रूप से लेंगे तो 2 प्लस 3 भी 5 होगा, 3 प्लस 2 भी 5 होगा। इसका मतलब यहाँ से आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि a प्लस बी किसके इक्वल होगा, b प्लस a के इक्वल होगा। यही फॉर्मुलेशंस अपन यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर पहले a प्लस बी के साथ c जोड़ देते तो आपके पास फॉर्मुलेशन सी ही आएगी। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है आपको यहाँ पे ए बी सी के आई a1 a2 a3 की जगह कोई भी डेटा गिवन हो, वो डेटा आपको किस प्रकार गिवन हो सकता है और उनको अपन कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो और देख लेते हैं। तो देखिए, जब अपन इन चीजों को फॉर्मुलेट करके सिंप्लीफाई करेंगे, सपोज मैंने यहाँ पे लिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, माइनस का 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 2k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब आपको सिंप्लीफाई करना है फॉर्मुलेशंस को, a प्लस बी कितना होगा। तो अब अपन a प्लस बी सॉल्व कर रहे हैं तो i को i से जोड़ दो, क्या मिलेगा 2 माइनस 2 इंटू आई कैप। j को j से जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा आपके पास प्लस माइनस 1 प्लस 3k कैप, सॉरी j कैप
प्लस के को के के साथ ऐड कर दीजिए, 2 माइनस 2 इंटू के कैप। फॉर्मुलेट होके वैल्यू कितनी आएगी, 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। इट मीन्स ये किसके इक्वल हो गया, 2 जे कैप के इक्वल हो गया। बी प्लस ए भी पूछा जाता तो अपन यही करेंगे, बस यहाँ पे -2 + 2 आ जाएगा, यहाँ पे +3 -1 आ जाएगा, यहाँ पे -2 + 2 आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी की बात करें तो सबको अपन ऐड कर देते हैं। क्या फॉर्मुलेशन होगी, 2 - 2 + 1 आई कैप प्लस -1 + 3 + 1 जे कैप प्लस 2 - 2 + 3 के कैप। 2 - 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आई कैप। 1 और 1 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचा 3 जे कैप। 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 3 के कैप। इट मीन्स आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, i + 3j + 3k